हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए पॉलिटी में नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। आज हम चैप्टर 35 जिसमें हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हाई कोर्ट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगी, ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोर्ट होती हैं, और डिस्ट्रिक्ट में ही जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावे जो कोर्ट्स होती हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में यहाँ पर जो प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये पार्ट 6 के आर्टिकल 233 से लेके 237 में बताया गया आपको। तो ये क्या क्या प्रोविजंस हैं, ज़रा उनको हम देख लेते हैं। 4-5 प्रोविजंस यहाँ पर बताया गया है। तो एक तो अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है, ये डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है, यानी कि जुडिशरी से रिलेटेड। ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट जज, हाँ, लेकिन एक चीज़ और है, आप ये पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा हायरार्की देख लीजिए। ठीक है। ये देखिए, ये जो डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट्स होती हैं उनकी हायरार्की है। ये तो सबसे पहले ऊपर हाई कोर्ट हो गया जो स्टेट में होता है सबसे बड़ा। इसके अलावे डिस्ट्रिक्ट में हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 2 कोर्ट्स होती हैं। एक को कहते हैं हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एक को हम कहते हैं सेशन कोर्ट। ठीक है। इनमें से कोई बड़ा ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बड़ा होता है या सेशन कोर्ट बड़ा होता है। ये दोनों ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती हैं। ठीक है। ये दोनों ही आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती हैं, लेकिन इनका काम अलग अलग है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है ये आपको सिविल मामले देखता है, और सेशन कोर्ट जो होता है ये आपको क्रिमिनल मामले देखता है। अब ये वेरिएशंस आपको स्टेट के अकॉर्डिंग मिल सकते हैं। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ पर एक ही जज सिविल मामले भी देखता है और क्रिमिनल मामले भी देखता है। तो जब वो जज सिविल मामले देखता है तब हम उसको डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। जब वो क्रिमिनल मामले देखता है तब हम उसको सेशन जज कहते हैं। कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पर ये दोनों अलग अलग होती हैं। सेशन कोर्ट अलग बनाए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग बनाए जाते हैं। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में पावर का कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि दोनों अलग अलग काम करती हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम सिविल मामलों को देखने का होता है। सिविल मामले मतलब जो पैसे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स होते हैं। ठीक है। और सेशन कोर्ट क्रिमिनल मामले, जो लड़ाई झगड़े, मर्डर वगैरह, ये सब चीज़ें जो होती हैं उनको देखने का काम करते हैं। तो ठीक है। तो स्टेट लेवल पर हो गया हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 2 कोर्ट हो गए, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक सेशन कोर्ट। उसके बाद अब क्लासिफिकेशन ये है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि सिविल मामलों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से छोटा होगा ये वाला सबऑर्डिनेट जज कोर्ट, और इससे छोटा होगा मुंसिफ कोर्ट। ठीक है। इसी तरह क्रिमिनल मामलों में भी सेशन कोर्ट के नीचे होगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, एंड सबसे नीचे होगा आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। ठीक है। तो ये एक हायरार्की होती है। स्टेट्स के अकॉर्डिंग डिफर कर सकता है ये हायरार्की, लेकिन एक ब्रॉड सेंस यही होता है जो हर स्टेट यहाँ पर फॉलो करती है। ओके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज का मतलब जो यहाँ पर ये बात कर रहा है जो सिविल मामलों को देखते हैं। ठीक है। तो अब ये सेशन जज भी हो सकते हैं, कहने का मतलब ये है, क्योंकि कुछ कुछ स्टेट में एक ही जज ये दोनों काम करते हैं। ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट जज को सेशन जज भी बोला जाता है जब वो क्रिमिनल मामलों को देखता है। तो ओके। तो वैसे जज का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? वैसे जज की अपॉइंटमेंट हो चाहे पोस्टिंग हो, अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग यानी कि ट्रांसफर्स या प्रमोशन से रिलेटेड जो मैटर होते हैं, यहाँ पर ये किया जाता है गवर्नर के द्वारा इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। यानी कि गवर्नर डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज के अपॉइंटमेंट, उनके ट्रांसफ़र, उनके प्रमोशन से रिलेटेड मामलों को देखता है। देखता क्या है, मतलब ये करता है। ठीक है। अपॉइंट करना हो तो गवर्नर करेगा, पोस्टिंग करना हो तो करेगा, और प्रमोशन भी करना हो तो गवर्नर करेंगे इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। ठीक है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशंस क्या है एक डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंट करने का? तो पहली चीज़ कि कोई भी पर्सन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में किसी सर्विस में नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा कंडीशन कि वो एटलीस्ट 7 ईयर्स तक
एडवोकेट या फिर प्लेजर के रूप में हो। प्लेजर का मतलब ये होता है जो कोर्ट में सुनवाई करते हैं, यानी कि एडवोकेट ही, ठीक है, मेनली एडवोकेट ही सुनवाई करते हैं, तो वो 7 सालों तक एडवोकेट रह चुका हो, ठीक है, या फिर वो हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए जाने के लिए नॉमिनेट किया गया हो, यानी कि हाई कोर्ट ने कहा है हो गवर्नर को कि आप इनको अपॉइंट कीजिए। तो इन तीनों में से कोई कंडीशंस हो या फिर तीनों सारे हो एक साथ, तो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ता है, तब उसको डिस्ट्रिक्ट जज बनाया जा सकता है, ठीक है। अब ये याद रखिए डिस्ट्रिक्ट जज का मतलब कौन कौन से जज को डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट जज को जज ऑफ सिविल सिटी सिविल कोर्ट, इसको भी डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है। और ये सिटी सिविल कोर्ट जो होता है ना, अब चूंकि ये सिविल है तो सिविल मामलों को देखिएगा, तो ये इस तरीके के कोर्ट जो होते हैं ये मेनली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में पाए जाते हैं। जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं ये वहाँ पर पाए जाते हैं सिटी सिविल कोर्ट। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में इनको डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट जज के बराबर ये होते हैं। उसी तरीके से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ये भी डिस्ट्रिक्ट जज होंगे। जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जज ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट, ये अलग तरीके के कोर्ट होता है, ठीक है, लेकिन ये भी सिविल मामले ही देखता है। चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन जज, देखिए सेशन जज यहाँ पर आया, तो सेशन जज होते हैं मेनली ये क्रिमिनल मामलों को देखते हैं, तो इनको भी डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है, बस काम के अकॉर्डिंग का फर्क होता है। एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज, इन सारे जज को डिस्ट्रिक्ट जज का नाम दिया गया है, यानी कि सारे के सारे ये लोग जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर में आते हैं। अंडर का मतलब कि डिस्ट्रिक्ट जज का इनको मतलब ऑफिस मिला हुआ है, ठीक है। जुडिशियल सर्विस, जुडिशियल सर्विस क्या होती है, ये स्टेट की अपनी अपनी जुडिशियल सर्विस होती है। आपने देखा होगा ना कि एग्जाम्स वगैरह होते हैं, लोग उससे जज चुन सिलेक्शन के बाद लोग जज बनते हैं। तो ये ऑल इंडिया लेवल पर इस तरह की कोई सर्विस नहीं है, लेकिन अपने अपनी स्टेट की सर्विस होती है। तो इस सर्विस से जो लोग चुन के जाते हैं, मेनली उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो किस चीज़ में होता है, वो होता है टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज या फिर अदर जुडिशियल पोस्ट इंफीरियर टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। यानी कि जुडिशियल सर्विस से जो लोग चुन के जज बनते हैं वो या तो डिस्ट्रिक्ट जज बनेंगे या फिर डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे वाले जो जज होते हैं ये वो बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज से ऊपर नहीं बनेंगे। डिस्ट्रिक्ट जज से ऊपर मेनली कौन होता है, हाई कोर्ट होता है। तो हाई कोर्ट जुडिशियल सर्विस से चुने हुए लोग नहीं जाएंगे हाई कोर्ट में जज बनने के लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म ही याद रखिएगा। सॉरी छूट गया कुछ। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस, अदर जजेस का मतलब ये हुआ कि डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़ के, तो डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़ के जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो भी गवर्नर के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ पर अगेन हाई कोर्ट का भी कंसल्टेशन लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर गवर्नर जो स्टेट पीसीएस होती हैं यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस होती हैं उनका भी रिकमेंडेशन या कंसल्टेशन उनका लेता है। तो डिस्ट्रिक्ट जज में गवर्नर केवल हाई कोर्ट से पूछता है, लेकिन अदर जज के अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पर गवर्नर हाई कोर्ट और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से भी पूछता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज के से नीचे वाले जो जज हैं इन सभी को स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम लिया जाता है इसके द्वारा वो चुन के जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर वो स्टेट पीएससीज के भी रिकमेंडेशंस यहाँ पर गवर्नर लेता है, ठीक है। कंट्रोल ओवर द सॉवरेन कोर्ट, कौन करेगा कंट्रोल ऊपर जो उसके होगा, तो हाई कोर्ट क्या करता है कि पूरे स्टेट में जितनी भी इंफीरियर कोर्ट्स हैं यानी कि उसके नीचे वाले कोर्ट्स हैं उन सब पर सॉवरेनिट या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का पावर होता है यहाँ पर हाई कोर्ट के पास, ठीक है। चलिए उसी तरीके से जैसे अब हाई कोर्ट के पास पूरा पावर होता है अपने से नीचे की सारी उस स्टेट में जो भी कोर्ट होती हैं उनको कंट्रोल करने का, उसी तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं या सेशन कोर्ट होते हैं उनके पास पावर होता है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कोर्ट हैं उनसे नीचे उन सबको कंट्रोल करने का, ठीक है। चलिए, तो एप्लीकेशन ऑफ एबव प्रोविजंस टू द सर्टेन मजिस्ट्रेट, अब यहाँ पर गवर्नर चाहे तो जो दूसरे जज होते हैं उनको भी ये प्रिविलेजेस दे सकते हैं जो ऊपर हमने बात की हुई है। यानी कि अगर गवर्नर चाहे कि हम किसी की सर्विस को चेंज करना चाहते हैं
तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट सर्विस को चेंज कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि यूनिलेटरली होता है, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट से इनको सारा परमिशन लेना पड़ता है, हाई कोर्ट से भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जुडिशियल प्रोसेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए स्ट्रक्चर एंड जुडिक्शन। तो स्ट्रक्चर के बारे में हम ये पढ़ चुके हैं कि हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 2 कोर्ट होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल मामलों को देखती है, सेशन कोर्ट क्रिमिनल मामलों को देखती है, और इनके अंडर में ये आपको कोर्ट्स आते हैं। इनके बारे में कुछ एडिशनल चीज़ें कि ये जो सेशन कोर्ट होता है ना, ये जो सेशन कोर्ट होता है ये आपको कैपिटल पनिशमेंट तक दे सकता है। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है सेंटेंस टू डेथ, डेथ सेंटेंस, मौत की सज़ा। तो यहाँ तक ये सेंटेंस दे सकता है सेशन कोर्ट, यानी कि समझ लीजिए कि इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब ये तो सबसे बड़ी सज़ा होती है ना, डेथ सेंटेंस, अब इससे बड़ी सज़ा तो कुछ है नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सेशन कोर्ट जब भी कैपिटल पनिशमेंट देता है, यानी कि जब भी डेथ सेंटेंस देता है, तो ये यूनिटरली नहीं दे सकता। यहाँ पर इसको हाई कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा, यानी कि हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेना पड़ेगा कि मुझे इस केस में ये जो क्लाइंट्स हैं इनको मुझे डेथ सेंटेंस देना है, क्या मैं दूँ या नहीं दूँ। तो यहाँ पर हाई कोर्ट अगर कंफर्म कर देता है तब सेशन कोर्ट उनको डेथ सेंटेंस दे सकता है। ठीक है, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन है इस पर, बट इसको कंफर्मेशन हाई कोर्ट से ज़रूरी इसलिए है कि अगर कहीं भूल चूक हो गई ऑर्डर में या फिर प्रोसीडिंग में किसी केस को समझने में, तो हाई कोर्ट उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर पाए, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर पाए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हाई कोर्ट का कंफर्मेशन जरूरी है। सिविल मामले जो होते हैं वो पैसे, आपकी प्रॉपर्टीज, जो जमीन जायदाद वगैरह जो चीज़ें हो गई उनसे रिलेटेड मामले होती है। ठीक है, खैर पहले क्रिमिनल कोर्ट को हम निपटा लें। तो सेशन कोर्ट हर किस तरह की सज़ा दे सकता है। ये जो होता है, यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, ये 7 साल तक वाले जो सज़ा वाले केसेस होते हैं ये उनको देखता है, यानी कि 7 साल से ज़्यादा आपको ये पनिशमेंट नहीं दे सकता, यानी कि जेल नहीं दे सकता। ये आपको मौत की सज़ा नहीं दे सकते हैं, ये आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा भी नहीं दे सकते हैं। ये सब सारा पावर सेशन कोर्ट के पास होता है। सेशन कोर्ट डेथ सेंटेंस भी दे सकता है, लाइफ इम्प्रिजमेंट भी दे सकता है। लेकिन जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, इसके नीचे ये वाला, ये केवल 7 साल तक ही सज़ा दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद इससे नीचे ये वाला जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, ये केवल 3 साल तक की सज़ा वाले जो मामले होते हैं सिर्फ उन्हीं को दे सकता है, यानी कि 3 साल से ज़्यादा सज़ा वाले मामलों को ये नहीं देख सकता। ठीक है, सिविल मामलों की बात करें तो सबऑर्डिनेट जज कोर्ट ये अनलिमिटेड मामले जो पैसे से रिलेटेड है उनको देख सकते हैं, यानी कि कितने भी बड़े वो वैल्यू वाले हो केसेस उनको देख सकता है। मुंसिफ कोर्ट जो होता है ये कम वैल्यू वाले केसेस को देखता है। ठीक है, लेकिन इसको चेंज किया जा सकता है जब भी चाहे, यहाँ पर तो गवर्नर इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनका थोड़ा सा जुडिक्शन हुआ जो आपको पता चलेगा। तो ये एक बेसिक आइडिया होता है जो हर स्टेट्स में फॉलो किया जाता है, लेकिन ये इसके अलावा भी कई सारे कोर्ट्स होते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी ना मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी हमने ऊपर देखा था पहले स्लाइड में कि सिटी सिविल कोर्ट्स होते हैं जो वहाँ के सिविल मामलों को देखते हैं। उसी तरीके से मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में क्रिमिनल मामलों को देखने के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, सेशन कोर्ट होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। बाकी ये जो ऊपर सारी चीज़ें लिखी हुई है ना, मैंने ये आपको ऊपर बता दिया है, ये वही सारी चीज़ें हैं। जैसे कि क्रिमिनल केसेस में 3 साल से ज़्यादा सज़ा मुंसिफ कोर्ट नहीं दे सकता। ठीक है, यहाँ पर ये जो है सिर्फ 7 साल की सज़ा दे सकता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए इनका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है। ये सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं, आप पढ़ लीजिएगा। ओके, उसी तरीके से कुछ स्टेट्स होते हैं या प्रेसिडेंसी टाउन्स होते हैं, वहाँ पर स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स की भी व्यवस्था होती है। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये भी, इसको भी दर्जा होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स। लेकिन ये क्या होते हैं कि ये आपको सिविल कोर्ट होते हैं, ये सिविल मामले देखते हैं, स्मॉल वैल्यूज़ वाले, कम मॉनेटरी वैल्यूज़ वाले ये केसेस देखते हैं। लेकिन इनका एक सबसे बड़ा खासियत वो क्या है कि इनके डिसीजन जो तो फाइनल होते हैं, और इनके डिसीजन के अगेंस्ट आप सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है
कि आप दूसरे कोर्ट में जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हाई कोर्ट में जाएंगे आप। ठीक है, अब चूंकि क्या होता है कि स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स भी होते हैं, ये भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही होते हैं ना, ध्यान रखिएगा। इधर देखिए, यहाँ पे हमने देखा था, ये देखिए स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स, ये भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही होते हैं। तो इनके ऊपर तो सिर्फ हाई कोर्ट ही बचा ना, तो ये हाई कोर्ट में ही जाएंगे अपने अपील के लिए। ओके, कुछ स्टेट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे पंचायत के लेवल पर भी कोर्ट्स बनाए जाते हैं जो सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों को देखते हैं। उनको अलग अलग नाम से जानते हैं हम, जैसे कि न्याय पंचायत कहा जाता है, ग्राम कचहरी भी कही जाती है जिसको, अदालती पंचायत या पंचायत अदालत, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो मेनली ये पंचायत लेवल पे होता है, एक पंचायत में होगा या फिर कई सारी पंचायत को मिला के भी ये बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कोई ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हर पंचायत के लिए होगा, कई सारी पंचायत को मिला के भी एक पंचायत कोर्ट या फिर न्याय पंचायत बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सिविल और क्रिमिनल मामलों दोनों को देखने का काम करते हैं। इसके बाद एक अथॉरिटी आती है जिसको हम नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी कहते हैं। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की आवश्यकता क्यों पड़ी, अब आप देखेंगे कि हमारे आर्टिकल जो डीपीएसपी का आर्टिकल 39A है, इसमें एक प्रोविज़न कहा गया है कि हमारी जो वीकर सोसाइटी है या फिर जो पुअर लोग हैं, जो एक्सपेंसिव जुडिशियल प्रोसेस जो होते हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनको फ्री लीगल एड की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, इस वजह से क्या होगा कि सभी लोगों को इक्वालिटी के बेसिस पर जस्टिस दिया जा सकता है। अब जो जिनके पास पैसे नहीं है वो तो एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या, उनको जस्टिस नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को व्यवस्था करने के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ये एक एक्ट लाया गया, जिसे नालसा एक्ट या नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के नाम से जानते हैं, जो 1995 से जिसने काम करना स्टार्ट किया, लेकिन एक्ट था 87 का ही। ठीक है, इसका काम क्या था, इसका काम ये था कि ये जो वीकर सेक्शन या फिर पुअर लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको लीगल सर्विस प्रोवाइड की जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कैसे ये प्रोवाइड की जाएगी, इस प्रोवाइड किए जाने के लिए हर कोर्ट में एक अलग अलग कमीशन बनाए गए, कमिटीज़ बनाई गई। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में बनाई गई सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी। तो सुप्रीम कोर्ट में जो लोग जाते हैं वीकर सेक्शन या प्योर जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनको फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड की जा सके, ये सारा काम देखने का काम करता है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी सुप्रीम कोर्ट में। उसी तरीके से हर स्टेट में भी, हर हाई कोर्ट में इस तरीके की कमेटी बनाई गई है जिसको स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी कहते हैं, जो हाई कोर्ट में इस तरीके के जो लोग जाते हैं, ये केसेस जाती हैं, उनको सारी सुविधाएं मिले फ्री ऑफ कॉस्ट, ये देखने के काम करती है। उसी तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल पर भी आपको इस तरह की कमेटी आपको मिलेगी, तालुका लीगल सर्विस कमेटी, वो जहाँ पर भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट भी हो या फिर कोई तालुका हो, उस तरीके की मिलेगी। तो हर कोर्ट में इस तरीके की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को फ्री लीगल एडवाइस मिल जाए जो वीकर सेक्शन लोग हैं। ठीक है, तो इस व्यवस्था को हम कहते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत ये सारा प्रोविज़न किया गया। ठीक है, तो कौन कौन से जो लोग हैं उनको फ्री लीगल सर्विस मिल सकता है या एलिजिबल हो सकते हैं, वीमेन एंड चिल्ड्रन, मेंबर्स ऑफ SC/ST, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, विक्टिम ऑफ मास डिजास्टर, वायलेंस, फ्लड, ड्राउट, अर्थक्वेक, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, डिसेबल्ड पर्सन्स, दिव्यांगजन लोग, पर्सन्स इन कस्टडी यानी कि जो लोग जेल में हैं, ठीक है, या फिर वैसे लोग जिनका इनकम 1 लाख से ज़्यादा नहीं है उनको। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के मामले में ये थोड़ा सा ज़्यादा है, 1,25,000 है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई ऐसा आदमी जाता है तो उनका इनकम 1,25,000 कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा जो कोर्ट है वहाँ पर 1 लाख कंसिडर किया जाएगा कि इससे ज़्यादा इनकम उनकी ना हो। ठीक है, विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स और बेगर। ठीक है, तो ये कुछ लोग हैं या सेक्शन है जो लोगों को फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है। ओके, नाउ लोक अदालत। तो लोक अदालत तो काफ़ी सिंपल है, ये आप पहले से ही देखते आ रहे होंगे। तो लोक अदालत क्या होता है, मेनली जो छोटे छोटे केसेस होते हैं उनको निपटाने के लिए किया जाता है। लेकिन ये जो केसेस होते हैं यहाँ पर मेनली कॉम्प्रोमाइज़
और सेटलमेंट किया जाता है। मेनली इसके अलावा जो केसेस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात वो नहीं करते, वहाँ पर ऑर्डर दिए जाते हैं मेरिट के बेस पर मेनली। लेकिन लोक अदालत को लाया गया कि कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, भाई आपके बीच में जो भी डिस्प्यूट है, आइए मैं आपको एक रेजोल्यूशन प्लान देता हूँ जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए लोक अदालत को लाया गया। तो लोक अदालत को एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की तरफ माना जाता है, यानी कि एक अलग तरीका जिससे मामलों को सुधारा जा सकता है या सही किया जा सकता है। ठीक है, लोगों के बीच में कोई मतभेद है, कोई इशू है, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब से लोक अदालत तो बहुत पहले से ही चलता आ रहा है, लेकिन इसको स्टेचुटरी दर्जा जो है वो काफ़ी बाद में मिला। ठीक है, फर्स्ट लोक अदालत कैंप पोस्ट इंडिपेंडेंस जो लगाया गया वो गुजरात 1982 में लगाया गया था, लेकिन उस समय इसको स्टेचुटरी दर्जा नहीं था। इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लोक अदालत के बारे में नहीं है, हमारे किसी भी लीगल लॉज के अकॉर्डिंग ये नहीं था। तो बाद में इसको स्टेटूटरी स्टेटस प्रोवाइड किया गया विद द प्रोविजन ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 आई थी, जो अभी हमने नालसा पढ़ा। इस एक्ट के तहत इसको स्टेटूटरी स्टेटस प्रोवाइड किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके का याद रखिएगा, एग्जाम में आते हैं कभी कभी। ठीक है, तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं आपको लोक अदालत में जाने से? लोक अदालत में कोई फ़ी नहीं लगती है। अगर आपने फ़ी पे कर दिया है तो वो पैसा आपको रिफंड हो जाएगा जब आपका डिस्प्यूट सेटल हो जाएगा, यानी कि आपको जो भी आपके इशू हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, सेटलमेंट हो जाएगा, तो फिर वो वापस आपको मिल जाएगा पैसा। ठीक है, कोई प्रोसीजरल यहाँ पर हार्डनेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रोसीजर काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। आप डायरेक्ट जाके जो जज होते हैं उनके सामने आप अपनी बातों को रख सकते हैं, किसी वकील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं होता है कि इस एक्ट के तहत, एविडेंस एक्ट के तहत आपको एविडेंसेस रखने हैं, ये सारी चीज़ें रखनी है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना है। इसकी वजह से काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और इस वजह से आपको स्पीडी ट्रायल देखने को मिलेगा, यानी कि जल्दी मामलों को निपटाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप डायरेक्टली आप इंटरेक्ट कर सकते हैं जो जजेस होते हैं उनके साथ। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये लोक अदालत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है कि एक तो इनके जो ऑर्डर होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, जो भी डिस्प्यूटेड पार्टीज होती हैं उन पे बाइंडिंग होती है। इनको सिविल कोर्ट का दर्जा भी मिला हुआ है, ये भी बात ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, वो है नॉन अपीलेबल। लोक अदालत के ऑर्डर के अगेंस्ट आप किसी भी अदालत में नहीं जा सकते। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन फॉर लोक अदालत। समझ गए? ये लोक अदालत वैसे बहुत बड़ी अदालत नहीं होती है, ये एक अल्टरनेट तरीका होता है मामलों को सुलझाने का, लेकिन फिर भी उतना बड़ा दर्जा नहीं होने के बावजूद भी आप इसके अगेंस्ट किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। इसलिए ये जो भी डिस्प्यूटेड पार्टीज होती हैं ये उन पर बाइंडिंग होती है। ठीक है, खैर, तो अब लोक अदालत धीरे धीरे फेमस होने लगा, ये छोटे मोटे जो मामले होते थे उनको सुलझाने लगा। तो बाद में ये जरूरत पड़ी कि क्यों ना लोक अदालत को परमानेंट लोक अदालत में बदल दिया जाए। पहले लोक अदालत एक तरीके से टेम्परेरी हुआ करता था, जब मामले आएंगे तब लगेगा, अदरवाइज उसको शट डाउन रखिए। तो बाद में जब जरूरत महसूस होने लगी तो इस चीज़ को देखते हुए जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 था, इसको 2002 में अमेंड किया गया और इसमें फिर लोक अदालत को एक परमानेंट दर्जा देने की बात कर दी गई कि अब परमानेंट लोक अदालत बनाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 2002 में अमेंडमेंट करके परमानेंट लोक अदालत का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है। तो इस परमानेंट लोक अदालत में जो जज होंगे वो होंगे कौन? इसमें एक चेयरमैन होंगे। तो चेयरमैन कौन हो सकते हैं? चेयरमैन वो हो सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट जज हो या फिर पहले रह चुके हों, यानी कि अभी भी डिस्ट्रिक्ट जज हो या फिर पहले वो डिस्ट्रिक्ट जज रह चुके हों, या फिर वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो, ये भी डिस्ट्रिक्ट जज ही होते हैं। ठीक है, या फिर कोई ऐसे जुडिशियल ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट जज से ऊपर वाली अथॉरिटी में हो, यानी कि रैंक के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट जज से ऊपर के रैंक के हो, तो ऐसे लोग चेयरमैन बनेंगे। इसके अलावा दो और लोग होंगे जिनको
एक्सपीरियंस होना चाहिए इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में। ठीक, तो मेनली ये जो लोक अदालत होते हैं वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से डिस्प्यूट को सोल्व करते हैं। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का मतलब क्या हो गया? पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का मतलब ये हुआ, आपका बिजली बिल का कोई इशू हो, बिजली बिल गलत आ गया हो, आपका पानी का बिल गलत आ गया हो, आपको रोड टैक्स में कोई इशू हो गया हो, ठीक है, आपके घर का बिल होता है ना, लैंड बिल भी हमें देना पड़ता है, जिसको कई शहरों में चुंगी भी कहते हैं या फिर टैक्स ये कहा जाता है, ये देना पड़ता है, इसमें कोई इशू हो गया हो, तो ये आपकी पब्लिक यूटिलिटीज़ होती हैं। तो इनसे रिलेटेड जो मामले होते हैं ये लोक अदालत पर यहाँ पर पहुँचते हैं। ठीक है, तो इन मामलों का निपटाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो मेनली इनका जो जुडिक्शन होता है वो 10 लाख तक के मामले जो होते हैं यहाँ पर देखे जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पर अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि वो इस थ्रेशोल्ड को, 10 लाख वाले थ्रेशोल्ड को वो बढ़ा सकती है। ठीक है, अगेन एक चीज़, यहाँ पर लोक अदालत उन मामलों को नहीं देख सकता है जिन मामलों के लिए कोई कानून नहीं बना है। ठीक है, इट शैल नॉट हैव not jurisdiction in respect of any matter related to an offense not compoundable under any law। यानी कि किसी लॉ के अंडर जिसके लिए कोई कानून, जिस मैटर पर कोई कानून नहीं बना है, उससे आप रिलेटेड मामले लोक अदालत में नहीं लेके जा सकते। ठीक है, ये उन्हीं मामलों को देख सकता है जिसके रिलेटेड कोई कानून बना हुआ हो। ओके, साथ ही साथ अगर कोई पार्टी, मान लीजिए दो लोग हैं ए और बी, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, तो ए वाला क्या किया कि ये पहले लोक अदालत में चला गया, इसने एप्लीकेशन दे दिया लोक अदालत में। तो जब एक, दोनों में से या दो से कोई अधिक भी पार्टी हो सकती है, कहने का मतलब कोई भी एक पार्टी अगर लोक अदालत में एप्लीकेशन दे देती है डिस्प्यूट से रिलेटेड, तो उस डिस्प्यूट से रिलेटेड, सेम डिस्प्यूट से रिलेटेड, और कोई दूसरी पार्टी जो उस डिस्प्यूट से रिलेटेड है वो किसी दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकती है। अब वो सुनवाई उसी कोर्ट में होगी, लोक अदालत में ही। ठीक है, तो आफ्टर द एप्लीकेशन इज मेड टू द परमानेंट लोक अदालत, नो पार्टी टू दैट एप्लीकेशन शैल इन्वोक जुडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट इन द सेम डिस्प्यूट। ठीक है, इसके बाद अब जैसे कि लोक अदालत कॉम्प्रोमाइज करने का काम करता है, सेटलमेंट करने का काम करता है, तो अगर ये सेटलमेंट या एग्रीमेंट नहीं हो पाता है, तब लोक अदालत क्या करता है, डिसीजन देता है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, यानी कि कौन सही है और कौन गलत है, अब हम मेरिट के बेसिस पर डिसीजन देंगे। और ये अब चूंकि क्या होता है कि इनके डिसीजन फाइनल होते हैं, बाइंडिंग होते हैं, आप इनकी अगेंस्ट किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, तो आपको मानना ही मानना है। नेक्स्ट, फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट की व्यवस्था फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के तहत की गई। तो जैसे कि फैमिली कोर्ट नाम है, तो इसका मतलब फैमिली से रिलेटेड कोई मामले हो, फैमिली में किसी के बीच में झगड़े हो, शादी विवाह से रिलेटेड कोई मामला हो, सुलझाना हो, ठीक है, तो उसके लिए ये फैमिली कोर्ट बना हुआ है। ठीक, यहाँ पर अगेन ये फैमिली कोर्ट को इस्टेब्लिश किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। और अगेन यहाँ पर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है कि जिन शहर में या जिस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ का पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है, यानी कि 10 लाख से ज़्यादा है, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी है कि वो फैमिली कोर्ट बनाएगा। उनको फैमिली कोर्ट वहाँ पर बनाया जाना मैंडेटरी है, जिस डिस्ट्रिक्ट या शहर में का पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये मैंडेटरी है। ओके, इन फैमिली कोर्ट्स के जो प्रोसीडिंग्स होते हैं वो इनफॉर्मल होते हैं, वो रिजिड प्रोसीजर्स नहीं अप्लाई किए जाते हैं, यानी कि आराम से वहाँ पे जाके बातचीत कीजिए और मामलों को सुलझा लीजिए। ठीक है, अब क्या होता है कि अब यहाँ पर आपके पास, जैसे जनरली आपके पास अधिकार होता है कि आप अपनी बातों को किसी एडवोकेट के थ्रू रख सकते हैं जो आपको रिप्रेजेंट करे, लीगल चीज़ों का आपको पता नहीं है तो यहाँ पर आपके पास कोई अधिकार नहीं होता कि आप एडवोकेट को लेके ही जाएं। अगर फैमिली कोर्ट आपको अलाउ करता है कि ठीक है, आप किसी लीगल पर्सन को रख सकते हैं, एडवोकेट को रख सकते हैं, तभी आप लेके जाएंगे। लेकिन अगर कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, आप एडवोकेट नहीं रख सकते, तो आप नहीं रखेंगे। यहाँ पर एडवोकेट को रखना आपके लिए कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, अगेन इसके अगेंस्ट इसके डिसीजन के अगेंस्ट आप केवल और केवल हाई कोर्ट में जाएंगे, केवल और केवल हाई कोर्ट में। और कितनी बार? ओनली 1 टाइम।
केवल एक बार अपील कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फैमिली कोर्ट्स। नेक्स्ट, ग्राम न्यायालय। तो जैसा कि नाम ही है इसका, ग्राम न्यायालय यानी कि गांव में होगा। तो मेनली ये पंचायत लेवल पर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ग्राम न्यायालय आपको इसके लिए एक्ट लाया गया था 2008 में, और मेनली लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन पर बेसिस था। तो ग्राम न्यायालय आपको पंचायत लेवल पर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें जो जो आपको जज होते हैं उनको हम न्यायाधिकारी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो जज होते हैं वो होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ठीक है, फर्स्ट क्लास के जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, जिनको न्यायाधिकारी भी कहा जाता है। और इनका अपॉइंटमेंट आपको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट किया जाता है। ग्राम न्यायालय को इस्टेब्लिश किया जाता है हर पंचायत में एट इंटरमीडिएट लेवल, या फिर आपको ग्रुप ऑफ पंचायत भी हो सकती हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हर पंचायत के लिए एक एक ही होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ ग्रुप ऑफ पंचायत के लिए भी हो सकता है। ठीक है, ये जो न्यायाधिकारी होते हैं यानी कि प्रेसिडिंग ऑफिसर जो होते हैं, जो ग्राम न्यायालय में जज होते हैं, वो जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, स्ट्रिक्टली जुडिशियल ऑफिसर। ठीक है, तो ये जुडिशियल ऑफिसर का मतलब क्या होता है? जुडिशियल ऑफिसर का मतलब ये हुआ कि ये वो लोग हैं जो जुडिशियल सर्विस से अपॉइंट होते हैं, यानी जिनका एग्ज़ाम लेती है स्टेट सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये उसके थ्रू चुन के जाते हैं। ठीक है, और ये उनको उतनी ही सैलरी, उतनी ही पावर्स होते हैं जितना फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को होते हैं वर्किंग इन हाई कोर्ट। ठीक है, ग्राम न्यायालय जो होता है एक मोबाइल कोर्ट होता है, यानी कि गाँव में ये घूमते रहते हैं, और ये घूम घूम के ये अपने डिसीजन देते हैं। ध्यान रखिएगा कि क्रिमिनल और सिविल कोर्ट्स दोनों को देखते हैं। वैसे फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है वो क्रिमिनल मामलों को देखने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर उनका पावर इनको मिला होता है, लेकिन ये क्रिमिनल के साथ साथ सिविल मामलों को भी देखते हैं। हेडक्वार्टर इनका पंचायत में, इनका इंटरमीडिएट पंचायत जो होता है वहाँ पर इनके हेडक्वार्टर होते हैं। ठीक है, अब ये इनको कौन कौन से केसेस को ये देख सकते हैं इस एक्ट के तहत, यानी 2008 का जो एक्ट है ये वाला, ये जो एक्ट है इसके अंडर में फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल बना हुआ है। तो फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल के अंदर जो भी केसेस आते हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल के अंदर में उन सारे केसेस को ये देखते हैं। अब इस फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल को चेंज करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को भी है और स्टेट गवर्नमेंट को भी है। ठीक है, तो वैसा नहीं है कि स्टेट के अंडर में होते तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही इनको चेंज कर सकती है, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट भी चेंज कर सकती है इसके फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल के अंडर में जो भी केसेस आते हैं। अगेन यहाँ पर जो प्रोसीजर्स होते हैं काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, यहाँ पर कोई रिजिड प्रोसीजर का यूज़ नहीं किया जाता है। यहाँ पर नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, और सब्जेक्ट टू एनी रूल मेड बाय द हाई कोर्ट, यानी कि नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे, या फिर प्रोसीजर जो हाई कोर्ट के द्वारा इनके लिए बनाई गई है उसको ये फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इनके द्वारा जो अपील होता है वो आप सेशन कोर्ट में कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि ये जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं ये मेनली क्रिमिनल कोर्ट वाले होते हैं। अगर आप भूल गए तो पहले हम पिछले स्लाइड पर जाएं, यहाँ पर तो देखिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। ठीक है, ये क्या है? ये आपको इसी में आता है, सेशन कोर्ट यानी क्रिमिनल मामले में। तो ये जो ग्राम न्यायालय होते हैं, ग्राम न्यायालय में आपको ऑर्डर के अगेंस्ट कहीं जाना है तो आप कोर्ट ऑफ सेशन में जा सकते हैं, और कोर्ट ऑफ सेशन में इसको आप 6 महीने के अंदर कंप्लीट करना, अगर वो क्रिमिनल मामले से रिलेटेड है तो। अगर सिविल मामले से रिलेटेड है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे इनके अपील के अगेंस्ट। अगेन यहाँ पर भी 6 महीने के अंडर में इनको निपटाया जाएगा। इसके अलावा आप इनके पास प्ली ऑफ बार्गेनिंग का भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, यानी कि अगर इन्होंने किसी केस पर कोई अपना ऑर्डर दिया हुआ है और आप कुछ कंसेशन चाहते हैं उस पनिशमेंट में, तो आप उसके लिए भी यहाँ पर प्ली ऑफ बार्गेनिंग दे सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो मुझे कुछ कंसेशन अगर आप देना चाहें तो दे दीजिए। तो इसके लिए भी यहाँ पर आप दे सकते हैं इनके पास। ठीक है, तो ये कुछ प्रोविजंस और कोर्ट्स जो थे रिलेटेड थे हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में जितने भी होती हैं चीज़ें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिएगा, कुछ मेन प्रोविजंस हैं
उनको ध्यान में रखिएगा, उसके बाद ही काफ़ी सिंपल है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।